नमस्कार मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है उद्देशिका। तो आइए हम लोग इंडियन पॉलिटी में उद्देशिका करते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियोस डाली हैं उसको वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो मैं पूरी कंप्लीट करा रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी ऐसे में साइंस और जितने भी इसके पार्ट हैं घटना चक्र के, वो सबको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। उद्देशिका के अंतर्गत देखते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। फिर 42वां संविधान संशोधन आया 1976। उसमें उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों को ऐड कर दिया गया, जोड़ा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। संविधान की जो उद्देशिका थी वो अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायता भी करती है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का स्टेटमेंट था उनके हिसाब से कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बाद में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है। ठीक है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 बाद में स्वीकार किया गया था। इससे पूर्व बेरूबाड़ी वाद जो था वो 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है। ठीक है, मूल आत्मा कहा जाता है। उद्देशिका की जो प्रकृति है वो न्यायोग्य नहीं है। उद्देशिका की जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में जो स्वीकार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है, इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा है और सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। वैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भी कहा है, और ये बात बिल्कुल सही है कि आज जो भी हम कर रहे हैं वो शायद संविधान की वजह से ही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न उत्तर की तरफ, क्योंकि एक छोटा सा ब्रीफ नॉलेज था। प्रश्न नंबर पहला ये कहता है कि देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृष्टि संकल्प होकर अपने इस संविधान को डैश को एतगत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या फिट बैठेगा तो आपको बताना है 26 नवंबर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स के बारे में मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ ये है 26 नवंबर 1949। ठीक है ना, ये 26 नवंबर 1949 है ना। मैं एक बार फिर से इसको पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। ये यहाँ पे फिलअप किया जाएगा, इस जगह ये फिलअप किया जाएगा। ठीक ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का वर्णन किया गया है और इसमें किसी तिथि का वर्णन भी किया गया है। जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया था उस जगह 26 नवंबर 1949 है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950, ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न होता है। भारतीय गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के अंदर भारतीय गणतंत्र है तो वो 26 जनवरी 1950 है और स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को है। ठीक है, कुछ सही संवैधानिक वस्तु स्थिति तथा क्या थी
जब संविधान लागू किया गया था। आपके सामने 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्प में देखा जाएगा तो सबसे पहले क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, या संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, संपूर्ण संप्रभुत्व एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बारे में बात करी गई है, तो ये समझ लीजिएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए 26 जनवरी 1950 जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस बोलते हैं, उसमें भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वास्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे और 3 जनवरी 1977 से लागू किया गया था। ठीक है, तो इस बात को बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या मूल कर्तव्य में? तो सही विकल्प इसका क्या है? उद्देशिका में है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, इसका ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत था वो उद्देशिका द प्रीएम्बल्स में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मना स्थिति को समझने की एक कुंजी है और यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नीयत को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया था और इसे संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार भी किया था। प्रश्न नंबर 4 आता है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से जाना जाता है? तो देखिए नाम तो वैसे बहुत हैं, आप बहुत नाम सुनते होंगे, केवल भारत हिंदुस्तान इंडिया, भारत हिंदुस्तान इंडिया या भारत और इंडिया, तो इससे भारत और इंडिया यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, ए विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए संविधान में हमारे राष्ट्र के जो नामों का उल्लेख है वो 2 नामों से होता है। सबसे पहले भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के 1 में उल्लेखित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया डैट इज़ द भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले कौन सा इस पर क्रम सही है? तो देखिए इसका जो मैं बिल्कुल डायरेक्टली आपको आंसर ही बता देता हूँ कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका। अब यहाँ पर देखिए अगर इसके आंसर की बात करी जाए तो इसमें इसको समझ लीजिए यहाँ पे कि जो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करने में इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान से नहीं, इससे 42वें संविधान संशोधन जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का क्रम निर्धारित है। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो देखिए यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है ये शब्द। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न देखिए मिल गया है, लोकतांत्रिक समाजवादी मिल गया, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं मिला। तो इसका जो विकल्प है इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर आयोग का ये जो प्रश्न था ये शायद उस समय का गलत प्रश्न रहा होगा। इसका विकल्प कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी विकल्प नहीं है क्योंकि इसके कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न नंबर 6 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान जो है उसकी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो वो किया गया है आपके एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के बारे में। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सही विकल्प इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7 अब इसी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बारे में बात कही गई है। ठीक है, घोषित किया गया। उल्लेखित है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का जो उल्लेख
किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। ये चीज़ को बात ध्यान रखिएगा। देखिए अभी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, बहुत छोटा सा, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, कौन कौन सी क्या क्या शब्दावली है। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाई जिन निम्न शब्दों पर विचार करना, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, तो क्या क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका सार्वभौमिक। सबसे पहला जो आएगा वो आएगा सार्वभौमिक आएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो सही विकल्प क्या होगा इसका, सी से इसकी स्टार्टिंग होगी, फिर ए आएगा समाजवादी, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष और फिर आएगा प्रजातांत्रिक। तो विकल्प हो गया आपका CADB। प्रश्न नंबर 8 में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। कौन से ऐसे शब्द जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ऐड किए गए हैं। भाई समाजवादी, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही विकल्प क्या हो जाएगा, राइट विकल्प इसका हो जाएगा आपका, पहले तो जोड़े गए हैं, इस पर पूछा गया है, तो पहला हो जाएगा समाजवादी, समाजवाद हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा क्या आपका, दूसरा हो जाएगा पंथ निरपेक्ष। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका B। एक्सप्लेनेशन है नहीं। देखते हैं 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न कहता है कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो वो संशोधन था आपका 42वें संविधान संशोधन सन 1976। ये ध्यान रखिएगा, और कब था, 1976, ये बात ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर, इसी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ऐड किए गए हैं। आते हैं 10वें नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। कौन है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना है जो धर्मनिरपेक्ष बनाती है, क्योंकि मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाएगा, नवीन सूची बनाएगी नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाएंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वही बनाती है, ठीक है। संविधान की जो प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है, यह जो शब्द है वो संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न के शब्दों में से कौन सा जो शब्द है वो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो देखिए इसमें कौन सा प्रश्न नहीं था, कौन सा प्रश्न नहीं था। तो देखिए जो 11 नंबर का प्रश्न था इसमें क्या था कि शब्दों का जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा D। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 मतलब कि 3 जनवरी 1997 से लागू द्वारा जोड़ दिए गए थे। 12 के अंतर्गत देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर चलते हैं 12 की तरफ। 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसके बारे में आपको बताना है। देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो थे वो अंतर्गतवा उद्देशिका बन गए थे। इसकी जो प्रकृति थी वो न्याय योग्य थी, मतलब जस्टिसबल थी नहीं थी। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता था और संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता था। तो सही विकल्प इसका क्या है, सही विकल्प इसका है आपका 1, 2 और 4, ठीक है। इसका मतलब B विकल्प आपका बिल्कुल सही विकल्प है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही अंतर्गतवा भारतीय संविधान की उद्देशिका बन गई थी। इसकी जो प्रकृति थी वो न्याय योग्य नहीं थी। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती थी तथा केशव ने भारतीय बनाम केरल राज्य जो कि 1973 में आया था, संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता था। उद्देशिका में अगर देखेंगे तो संशोधन संभव था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जैसे शब्द ऐड किए गए और उद्देशिका संविधान के
स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं करती है। इसका उपयोग जो है वो भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए उसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे तो 17 संशोधन है, 24वां संशोधन है, 42वां है और 44वां। तो 42वां संविधान संशोधन सन 1976। ठीक है, तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 है कि समाजवादी शब्द जो थे उद्देशिका में कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन 52वें संविधान संशोधन या उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? जो अभी हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन के बारे में बात करी है, ये इसका सही हो जाएगा 1976। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है किस में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन में। देखिए आपको यहाँ पे बस कंफ्यूजन होगा 42 और 44 में। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। कौन सा नहीं था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। ठीक है, तो कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? वो था आपका 1, 2, 3 नहीं था। ठीक है, 1, 2 और 3 ये शब्द नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आता है क्वेश्चन 17। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे, वो कब किए गए? तो ये आपको बताना है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के आमुख का जो लक्ष्य है वो अपने भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? समाजवादी, समाज आर्थिक न्याय। ठीक है, समाज आर्थिक न्याय, विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा आपका सभी चारों जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। देखिए इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि भारत के संविधान का जो अमुख जो लक्षण है इसके सभी नागरिकों को समाजवादी, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की तरफ आते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। अब देखिए कैसे आरंभ होती है? तो ये है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व गणराज्य बनाने के लिए, ऐसी होती है ना। तो देखिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखें कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग शुरू शब्द से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है और इसका अर्थ है जनता शक्तिमान है और किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 21 की तरफ। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग होता है किसमें? संविधान के अंतर्गत होता है, नागरिकता में तो होगा नहीं, ना ही उद्देशिका के अंतर्गत होगा। 22 में आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न बोलता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत जाना जाता है किस में जाना जाता है? ये सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के नाम पर। ठीक है, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है। देखिए सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम पर जाना जाता है। यह सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होना चाहिए। प्रश्न नंबर आते हैं 23 में कहा जाता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव जो है वो व्यक्त करता है? तो कौन व्यक्त करता है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये बिल्कुल सही भाव है। भारत अनेक धर्म हैं, बिल्कुल है। भारतीयों में धार्मिक स्वतंत्रता है और अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए भारत के जो पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही जो भाव है, यह भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रक्षेप उपलब्ध कराता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ये प्रश्न नंबर हमारा 23 है, हम लोग आते हैं 24 नंबर प्रश्न के ऊपर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है, तो कौन सा है, लोक कल्याण जो शब्द है वो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है, जिसका विकल्प डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो सही है इसका आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विभक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, तो परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। बात करते हैं 26 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, धार्मिक न्याय के बारे में। ठीक है, इसका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, धार्मिक न्याय। प्रश्न नंबर आते हैं 27 की तरफ। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। अब आपको कथन पढ़ना, बताना है कौन सा कथन सही है, तो सही कथन इसका क्या हो जाएगा, समाजवादी धार्मिक शब्द 1950 में संविधान के अंग नहीं थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, देखिए क्या लिखा है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। यह शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 3 जनवरी 1977 से लागू हो गए थे। भारतीय संविधान का जो कौन सा जो भाग है जो संविधान की आत्मा कहा जाता है, वो है आपका उद्देशिका, आत्मा बोला जाता है। ठीक है, बहुत देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, 2006, 8, 8, 12 यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान की जो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है और सुभाष कश्यप ने इसको कहा है संविधान का शरीर है। तो प्रस्तावना के अगर बारे में बात करी जाए, तो अगर प्रस्तावना के देखिए बारे में बात करी जाए तो क्या है, प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है, संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में बोले गए हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 29 की तरफ। कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की स्वतंत्रता को हमारे संप्रभुत्व, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, तो किसने कहा है, वो है आपका के.एम. मुंशी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संविधान, संप्रभुत्व, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने बोला, पवित्र दस्तावेज बोला है भीमराव अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, जो कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो सही विकल्प क्या है इसका, बम्बई यान। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था बम्बई यान यूनियन ऑफ इंडिया में, सी इसका विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इस उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का भाग ही माना है। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 32 में। 32 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग किया है, तो वो है किसमें मौलिक संरचना का भाग, वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंदर। ठीक है, अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतर्गत क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का भाग स्वीकार किया है। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का जो प्रसाद है वो उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वह नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व खो देगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। अगर हमने बहुत सारी चीज़ों को उनमें संशोधन कर दिया तो फिर संविधान का व्यक्तित्व ही नहीं रह जाएगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की गई है, उनकी व्याख्या की गई है, वो क्या है? वो है आपका सी है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य, मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्य। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की उद्देशिका को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य जो उद्देश्य है वो भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, मत, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा के अवसर की समानता का अधिकार दिलाना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र का उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकार, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक अधिकारों के अध्याय में भी की गई है। प्रश्न नंबर 34 के बारे में देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये है आपका संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, तो इसका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था के बारे में है। तो न्याय की व्यवस्था है आपके पास 3 प्रकार की, हम लोगों ने बात ही करी थी। कौन कौन सी न्याय है? सबसे पहला न्याय है हम लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, बाकी आप इसको पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर आता है हम लोगों का 36 नंबर का प्रश्न। कहा गया कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो वो है आपका आर्थिक न्याय की उपबंध करी गई उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न, मतलब इसका आंसर है बी। अब देखिए जो 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें ये कहा गया कि संविधान में दिए गए आमुख, तो दूसरा देखेंगे कि महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है। तीसरे में शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। चौथे में संविधान की कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। ठीक है, नीचे दिए गए में आपको बताना है सही उत्तर बताना। देखिए, सही उत्तर बताना है कि कौन सा इसमें सही उत्तर होगा। न्यायालय में लागू नहीं होता। देखिए, न्यायालय में लागू नहीं होता है मतलब ये प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इसको न्यायालय द्वारा, देखिए इसमें क्या है, भारतीय संविधान में दिए गए आमुख न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। और अन्य तीनों कथन भी सही हैं, अतः दिया गया विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। तो ये क्या है, आयोग की तरफ से क्या था, गड़बड़ ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इसमें से कोई नहीं होगा। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 38 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सही है, आपको ये बताना। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है, सामाजिक समानता जो है वो संविधान में प्रत्याभूत है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में बोलता है समता समानता के अधिकार के बारे में। सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके जो क्वेश्चन थे 38 क्वेश्चन, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का अब होगा वो नेक्स्ट पॉइंट होगा क्या, इस नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग करेंगे शासन प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।